नमस्कार कर्नल राठौर, कैसे हैं आप? सर, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप विश्लेषण करें कि सन 2024 भारतीय वायुसेना के लिए कैसा रहा। कर्नल राठौर, सन 2024 भारतीय वायुसेना के लिए एक मिक्स्ड ईयर रहा। कहीं खुशी भी थी तो कहीं गम भी थे। खुशी कैसे थी? क्योंकि LCH प्रचंड जहाज जो है, हेलीकॉप्टर है, हाई ऑल्टीट्यूड में इसको ऑपरेट करते हैं, बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है। इसकी फुली इंडक्शन कंप्लीशन इस समय फरवरी 2024 में हुई। इसका निरीक्षण और परीक्षण किया गया गगन शक्ति एक्सरसाइज के अंदर, और इसने बहुत ही माहिरता दिखाई अटैक रोल के अंदर, चाहे वो अटैक रोल बंकर बस्टिंग का था या वो रेडार्स के अगेंस्ट था या फिर एयर टू एयर रोल के अंदर भी, और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे इसकी जो सीलिंग है वो 21,000 फुट से ऊपर है और 16,500 फुट तक तो वो टेक ऑफ भी कर सकता है। यानी कि ये जहाज भारतीय वायुसेना के लिए हाई ऑल्टीट्यूड्स के अंदर बहुत ही अच्छा और माहिर एयरक्राफ्ट साबित हुआ है। और दूसरी खुशी की बात आई जब हमने CN-295 मीडियम रेंज ट्रांसपोर्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो निर्धारित किया और उसको स्थापित किया वडोदरा के अंदर। तो उसका इनॉग्रेशन भारतीय प्राइम मिनिस्टर और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। और इससे जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, उन्होंने स्पेनिश कंपनी के साथ मिलके भारत के अंदर 40 के करीब CN-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगे। इससे कई ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि भारत के अंदर आएंगी, जिसका दूसरे जहाज जो मैन्युफैक्चर करेंगे उसमें भी बहुत ही हमको फायदा मिलेगा। तो यह दूसरा फायदा था या दूसरी खुशी थी। और तीसरी खुशी हमारे लिए यह थी कि जो MQ-9 ड्रोन है, हमने अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने का निर्णय ले लिया है और इसमें से 8 ड्रोन मिलेंगे भारतीय वायुसेना को, 8 मिलेंगे भारतीय थल सेना को और 15 मिलेंगे भारतीय नौसेना को। और जो चौथी बात थी वो बहुत ही अहम थी। मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यह निर्णय लिया कि हम एमका एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और एक बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट होगा जिसमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो ये तो खुशी की बात थी कर्नल राठौर। सर, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, राफेल M को भी खरीदने की मंजूरी मिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 26 के करीब रफाल एयरक्राफ्ट हम नेवी के लिए खरीदेंगे, जिनका ऑपरेशन जो है नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर किया जाएगा या वहां से भी ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशंस उनके किए जाएंगे नेवल पोर्ट्स या नेवल एयरफील्ड से। तो ये एक एडिशनल डिसीजन लिया गया कि हम जो हमारे पास 36 पहले से वायुसेना के लिए थे, 26 और हम लेंगे भारतीय नौसेना के लिए। सर, वंडरफुल। मैं आपको पर्सनली जानता हूं, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, इसीलिए आपने गुड न्यूज़ पहले दी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, सन 2024 में ऐसी क्या खबरें रहीं भारतीय वायुसेना को जिससे उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई? देखिए, भारतीय वायुसेना के पास इस समय 31 फाइटर स्क्वाड्रन रह गए हैं और एक 2 फ्रंट सिनेरियो के अंदर ये बहुत ही कम है और बहुत ही तेजी से ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और कम होती जाएगी। यानी कि अगले साल 2 MiG-21 स्क्वाड्रन, उनको नंबर प्लेट यानी कि रिटायर कर दिया जाएगा और उसके बाद 3 मिराज 2000, 3 MiG-29 स्क्वाड्रन, 6 जैगुआर स्क्वाड्रन, यानी कि 12 और फाइटर स्क्वाड्रन 2035 तक 40 साल से ऊपर पूरा कर चुकेंगे और उनको भी नंबर प्लेट या रिटायर करने का समय आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 31 से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो गिरकर 17 या 15 तक भी पहुंच सकती है। और उसके बाद अगर हम रेट ऑफ इंडक्शन देखें तो हमारे बहुत स्लो है। अभी मार्क 1A जो इंडक्शन करना था हमको 2024 का, बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल राठौर, LCA मार्क 1A का जो इंडक्शन मार्च 2024 से शुरू करना था वो डिले हो गया है, वो उसमें विलंब आ गया है क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो इंजन था G404 इंजन, जो हमको अमेरिका से 99 इंजन मिलने थे, उसमें विलंब है। अमेरिका भी दे नहीं पा रहा। हमारी टीम वहां जाएगी, देखेगी कि क्या
रीजंस है, क्या कारण है और कितनी जल्दी उनको वापस इंडिया में दिया जा सके। तो एक ये विलंब है जो हमको लगता है कि हमें नियरली 2 साल और एडवांस करना पड़ेगा और डिले करना पड़ेगा मार्क 1A को। और दूसरा है कि उसके अंदर जो एल्टा रेडार, जो इजरायली एल्टा रेडार था, और जो एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि अस्त्रा है और भारतीय की दूसरी भारत की मिसाइल्स हैं, उनके इंटीग्रेशन और टेस्टिंग अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं इस विलंब से अगर हम अभी से 2035 तक भी देखें कि 5 से 6 स्क्वाड्रन और आ जाएंगे, तब भी हम 20 स्क्वाड्रन तक ही पहुंच पाएंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर हमने कोई और जहाज नहीं लिया इंटरिम पीरियड के अंदर, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स से भी रेलेवेंट ना रह सकें। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कहा जाता है कोई 20 स्क्वाड्रन्स हैं जी, और हमारी स्ट्रेंथ भी आप कह रहे हैं कि 17 से 20 के बीच में ही रह जाएगी अगर हम बाहर से जहाज नहीं खरीदेंगे। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनती हुई हमारे को भारत के आसमानों में नजर आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कर्नल राठौर। एमका एयरक्राफ्ट का जो रिसर्च एजेंसीज हैं, जो डीआरडीओ है, वो ये कह रहा है कि 2034 तक इसका हम फुल डेवलपमेंट कर लेंगे और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू करेंगे 2035। बट इन 10 साल में क्या होगा? हमारी स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली कम होती जाएगी और मार्क 1A को अगर हम इंक्लूड भी करें तब भी हमको कम से कम 6 स्क्वाड्रन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं HAL के ट्रैक रिकॉर्ड पे भी कुछ प्रश्न आते ही हैं, क्योंकि हमने जुलाई 2016 के अंदर शुरू किया था इंडक्शन मार्क 1 का, और उसके बाद अब हमको 8.5 साल लगे, अभी तक पूरे 40 जहाज नहीं आ पाए। यानी कि 40 साल हमको लगे हैं डेवलप करने के लिए मार्क 1 को, और अभी भी पूरे 40 जहाज नहीं आए। और मार्च 2025 में जो 4 ट्रेनर बच गए हैं वो हमको मिलेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो 10 साल के अंदर थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है कर्नल राठौर कि हम डिजाइन डेवलपमेंट से लेके एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपने आप ही उसका निर्माण भी कर लें और उसको प्रोडक्शन स्टेज पे भी ले आए और भारतीय वायुसेना के अंदर उसको इंडक्ट भी कर लें। सर, 2024 में एक चीज हम कहना भूल गए। भारतीय वायुसेना के लिए वो खुशखबरी थी कि भारत सरकार ने ग्लोबल टेंडर दिया मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का 114 जहाज खरीदने का, जिस पे हमने पहले भी बात की हुई है। तो वो भी एक खुशखबरी थी। लेकिन हम देखते हैं कि दिसंबर में अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स की या एविएशन सेक्टर की, कई घटनाएं, कई न्यूज़ एक साथ आए। हमारा MRFA का ग्लोबल टेंडर होता है, सरगर्मियां होती हैं, यकायक हम पाते हैं कि चीन ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना दिया और उसने उड़ाना शुरू कर दिया। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की खबर सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर इतना ज़्यादा वायरल हुई कि अगर सोचिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ये 6th जनरेशन हवाई जहाज फिजिकली उड़ने लगे तो हमारे को उस वक्त कितनी बेचैनी होगी। तो यकाएक MRFA का जो टेंडर है, बेसिकली 4 और 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट हम ढूंढ रहे हैं। एकाएक एंट्री होती है, लेवल ऊपर हो जाता है, 6th जनरेशन की बातें हो रही, इसको कैसे संभालेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कर्नल राठौर। अगर हमारी स्ट्रैटेजी है, प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी है, उसको हमें इंटीग्रेटेड थ्रेट के एनवायरनमेंट में ही देखना पड़ेगा। हमारी थ्रेट इस समय दो देशों से आती है, एक तो चीन है, दूसरा पाकिस्तान है। और चीन ने टेस्ट किया 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, लेकिन यहां पे मैं कहना चाहूंगा उन्होंने एक्चुअली टेस्ट किया 2 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का। एक था चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन का और दूसरा था शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का। यानी कि 2 अलग अलग कंपनीज चीन की, उन्होंने अलग अलग 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए, उनका उड़ान किया। और जो पहला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट था जो कि चेंगडू ने बनाया था, वो उस कंपनी का एयरक्राफ्ट हमने देखा कि उसके साथ 2 J-20 स्टेल्थ फाइटर्स थे और ये J-20 एयरक्राफ्ट भी उन्होंने 200 से ऊपर बना लिए। यानी कि 5th जनरेशन J-20 200 से ऊपर उनके हैं, जिनमें से
भारी संख्या में वो टिबेटन ऑटोनोमस रीजन पे ला सकते हैं और हमेशा 6 के करीब उनके जहाज J-20 जो है वहां जिगात से एयरफील्ड पे ऑपरेट करते रहे हैं। तो अगर हम देखें कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उन्होंने बना लिया है, और क्यों दिखाया उन्होंने, क्यों पब्लिक एरिया पे उसको फ्लाई कराया, वो ये दिखाना चाहते हैं कि आज वो विश्व गुरु बन चुके हैं, आज उनके पास 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, आज वो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जो कि यूएस का है, जो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, उससे वो कहीं आगे हैं। तो ये वो दिखाना चाहते हैं कि असली विश्व गुरु चीन है। और अगर हमारी थ्रेट चीन के साथ है और दूसरी तरफ देखें तो चीन 40 के करीब J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देने वाला है, यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास होगा। पाकिस्तान की जो प्रोक्योरमेंट फिलॉसफी है वो ये है कि वो हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लेगा ताकि भारत के पास जो ज्यादा नंबर हैं जहाजों के और वेपन सिस्टम्स के, उसको टेक्नोलॉजी से न्यूट्रलाइज कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसको निगेट कर सके टेक्नोलॉजी के साथ। यही चीज उन्होंने 1965 और 71 में की, जब उन्होंने F-86 सेबर, जिसमें उस टाइम एयर टू एयर मिसाइल्स भी लगाई गई थी, वो भारत के नैट और हंटर से कहीं बेहतर था। लेकिन यह अलग बात है कि भारतीय पायलट जो है वो बहुत ही निपुण है और वो काफी हद तक इसको अपने को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी डिफरेंशियल बढ़ जाता है, और खासकर दो देशों के साथ अगर टू फ्रंट स्ट्रैटेजी देखें, तो इस समय भारत के लिए 5th जनरेशन डेवलप करना एसेंशियल है और 6th जनरेशन भी को डेवलप करना किसी और देश के साथ, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज मिलके हम अकेले नहीं कर पाएंगे, उनका निर्माण नहीं कर पाएंगे। सर, दो खबरें और भी हैं कि चीन ने डिसाइड किया है कि J-20 वो 1000 जहाज बनाने वाला है। अभी उसके पास 200 हैं, 2025 तक उसके पास 400 होंगे और 2035 तक वो 1000 जहाज का बेड़ा बनाने वाला है। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि चीन पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर्स दे रहा है और पाकिस्तान के पायलट्स चीन में ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हैं। और ये भी खबर उड़ते उड़ते आई कि बांग्लादेश ने चीन से और पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने एयरफोर्स को अपग्रेड करना चाहता है और कोई 3 स्क्वाड्रन वो भी मांग रहा है J-17 या J-10 के। कर्नल राठौर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो उनकी फिलॉसफी है चीन की इस समय कि 200 से 1000 फाइटर जहाज जो है स्टेल्थ, जैसे J-20 उनका बहुत ही एडवांस स्टेल्थ फाइटर है, उसको बनाने की 2035 तक। और हमारा जो स्टेल्थ फाइटर है वो तो 2035 तक आएगा भी नहीं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी डिफरेंशियल चीन के साथ बढ़ता रहेगा। और ये जरूरी हो गया है कि आज हम को डेवलप करें एक 5th जनरेशन फाइटर, चाहे वो हम करें लॉकहीड मार्टिन के साथ, चाहे वो हम करें Su-57 रशियन कंपनी जो Su-57 बनाती है उनके साथ, और उसकी डेवलपमेंट हम भारत के अंदर करें। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अहम हो जाता है कि ये जो इंटरिम पीरियड है 2035 का, जब तक कि हमारे पास टेक्नोलॉजी डिफरेंशियल भी बढ़ता जा रहा है इस एनवायरनमेंट के अंदर, और साथ साथ हमारे नंबर्स जो है कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी रेट ऑफ इंडक्शन जो है वो स्लो है, धीमी है, और जो रेट ऑफ रिटायरमेंट है वो उससे कहीं ज्यादा तेजी से हमें जहाजों को रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि वो जहाज ओल्ड होते जा रहे हैं और उनकी रेलेवेंस कम होती जा रही है। और वो डेंजरस भी हो जाता है फ्लाइट सेफ्टी के लिए पुराने जहाजों को फ्लाई करना, जैसे कि आपने MiG-21 के साथ भी देखा था। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि जब पाकिस्तान के पास भी J-35 जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाए जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है, ट्विन इंजन भी है, और भारत के पास कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ना हो, तो हमें इमीडिएट बेसिस पे हमें कहीं ना कहीं MRFA का जो ग्लोबल टेंडर हम कह रहे थे ओपन इशू करेंगे, उसको इशू करते हुए साथ साथ ये भी देख ले कि हमें कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो जाए और कहीं ना कहीं हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी उसके साथ साथ डेवलप हो जाए। सर, यहाँ पर एक और चीज आती है। सन 2024 में हमने बहुत युद्ध देखे, बड़ा अशांति का वर्ष रहा है। यूक्रेन वॉर चल रहा था और साथ में इजराइल हमास, इजराइल सीरिया, इजराइल ईरान, इजराइल यमन सब चल रहा था। और यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि ड्रोन्स बहुत उभर के आए। और अभी एक खबर भी आई है कि चीन ने अपनी कंपनियों को कहा है, जो उनकी खुद की ड्रोन निर्माता कंपनियां हैं, कि 10 लाख ड्रोन
चाहिए पीएलए और प्लाफ को। चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज आर्मी 10 लाख ड्रोन लेने वाली है। अगर इस तरीके का बैटलफील्ड सिनेरियो 2025 के बाद हम देखने वाले हैं, तो आप नहीं समझते कि एयर डिफेंस के लिए हमको कितनी मजबूती चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दो चीजें आपने बहुत ही अहम कही हैं। यहाँ ड्रोन्स का रोल जो आजकल के लड़ाइयाँ हैं, युद्ध है, उसके अंदर इतना बढ़ गया है क्योंकि इसमें ड्रोन्स एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, एक होता है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जैसे कि MQ-9 रीपर या जो MQ-9 अब हम खरीद रहे हैं अमेरिका के साथ, और तीसरे होते हैं जो लॉइटरिंग ड्रोन्स होते हैं, यानी कि बहुत ही सस्ते, कुछ $1000 की कीमत के होते हैं। ये लॉइटर करते हैं टेरिटरी, एनिमी टेरिटरी पे या बैटलफील्ड के ऊपर। उसके बाद जैसे कामिकाजी होता है ना, सुसाइडल अटैक कर देते हैं टैंक्स के ऊपर, टारगेट सिस्टम्स के ऊपर, बंकर्स के ऊपर, उनकी जो डिप्लॉयड फोर्सेस हैं उनके ऊपर। और ये वाले नंबर हैं जिनको लाखों की संख्या में, जो चीन आप बात कर रहे हैं, चीन लेगा, वो लॉइटरिंग ड्रोन्स को लेगा। और भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए भी बहुत जरूरी है इस समय कि हम भारी मात्रा में सभी तरह के ड्रोन, चाहे वो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो हम 31 ले रहे हैं, और चाहे वो हमारे पास सर्चर मार्क 1, 2 हीरोन ड्रोन्स पहले से हैं, हैरोप ड्रोन्स पहले से हैं, और साथ साथ में हमें हजारों की संख्या में स्वार्मिंग जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं आजकल ड्रोन्स, तो हजारों की संख्या में कामिकाजी ड्रोन्स को खरीदना होगा, जो हम प्राइवेट कंपनीज को, हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है अभी ड्रोन्स की प्रोडक्शन के लिए, ताकि इंडिया जो है, भारत जो है, ग्लोबल हब बन जाए ड्रोन प्रोडक्शन के अंदर। तो उन्होंने काफी कुछ लिबरलाइज किया है। हमें प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर इसका फायदा उठाते हुए हजारों की संख्या में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए लॉइटरिंग ड्रोन्स खरीदने होंगे। सर, यहाँ पे एक चीज आती है कि हमने साल दर साल ये बात देखी कि हमारी एजेंसीज, बेशक वो बहुत ही डिलीजेंस के साथ काम करती हैं, सिंसियरिटी के साथ काम करती हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाती। मेरा इशारा HAL की तरफ है, आडा की तरफ है, DRDO की तरफ है, GTRE की तरफ है, कई हैं एजेंसीज। क्या ये टाइम नहीं आ गया है कि हम इन सब की कैपेबिलिटीज का एक प्रैग्मेटिक व्यू लें और ग्लोबल कंसोर्शियम में, ग्लोबल कोऑपरेशन में जाएं, ताकि कम से कम हम 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट टाइम पर डेवलप कर लें, को डेवलप कर लें, ताकि उनके ऊपर हमारे को भी राइट हो और उन्हें हम इंडक्ट कर सकें। क्या कहेंगे आप? कर्नल राठौर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी रिसर्च एजेंसीज कोशिश नहीं करती, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है अभी भी 3rd जनरेशन पे है। उसको अगर हमको 5th जनरेशन और 6th जनरेशन तक लेके आना है तो हमको को डेवलप करना पड़ेगा। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, यूएस को छोड़ दिए चीन को, और चीन ने भी जब 5th जनरेशन की कॉपी करे थे J-20 के और J-35 के, उन्होंने कहते हैं कि प्लान्स को चुराया था और उसके बाद उन जहाजों का डेवलपमेंट शुरू किया था। इन दोनों कंट्रीज को छोड़ दे तो बाकी सब जगह पे जॉइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो यूके है, इटली, जापान है, ये तीनों कंट्रीज मिलके ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के अंदर 6th जनरेशन फाइटर को डेवलप कर रहे हैं। अभी 3 देश जो हैं जो डेवलप कर रहे हैं 6th जनरेशन फाइटर, एक तो चीन है, दूसरा यूएस है, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर वो डेवलप कर रहा है, और तीसरी ये कंसोर्टियम है 3 कंट्रीज की। क्योंकि भारत में अभी हमको समय लग रहा है टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम इनमें से किसी को भी चूज करें, चाहे वो रशियन कंपनी ही क्यों ना हो जो Su-57 बनाती है, चाहे वो यूएस की कंपनी हो लॉकहीड मार्टिन, चाहे, क्योंकि चीन के साथ तो हम कर नहीं पाएंगे इसको डेवलप, तो चाहे वो यूके, इटली और जापान है, उनके साथ मिलके अगर हम को डेवलप करें तो शायद हमारे लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, जो कमिटी इस समय बैठी हुई है, खाली भारत के डेवलपमेंट एजेंसी पे ना जाएं, क्योंकि उनको 40 साल लगे, 40 एयरक्राफ्ट तक भी नहीं वो दे पाए, क्योंकि वो बिल्कुल रूडिमेंट्री कैपेबिलिटी से शुरू किए। और किसी भी देश को एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज और चाहिए जिससे वो अपने आप को 5th और 6th जनरेशन तक लेके जा सके। 2 चीजें सर आपने कही, एक तो GCAP जो है उनका ऑफर भी आया है इंडिया को कि आप हमें ज्वाइन करें, तो क्या हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए? कर्नल राठौर, अब जो कमेटी बैठी है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि पहले भी मैं कमेटी के बारे में बाद में बात करूंगा जी,
वो मेरा सवाल। अभी जी कैप में हमने ज्वाइन करना चाहिए, ओपन ऑफर है। देखिए, जी कैप है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। ये 3 देश मिलकर बना रहे हैं। ये कौन से 3 देश है? यूके, इटली और जापान। और ये चाहते हैं कि जो इनके पास अभी जहाज है यूरोफाइटर टाइफून, उससे बढ़ के वो 5th जनरेशन से आगे निकलते हुए 6th जनरेशन जहाज को बनाए। तो अगर भारतीय वायुसेना इनके साथ जुड़ सकती है तो जुड़ना चाहिए, या भारत जुड़ सकता है तो जुड़ना चाहिए। हाँ, ये जरूर हमको देखना है कि हम अपने आप जो है 6th जनरेशन तक नहीं जा सकते। तो हो सकता है कि हम पैरेलली 5th जनरेशन जो है Su-57 के साथ सोचें को डेवलप करने की, या लॉकहीड मार्टिन के साथ सोचें, और 6th जनरेशन जो है हम यूके, इटली और जापान के साथ मिलकर 6th जनरेशन के लिए भी अपनी डेवलपमेंट में अपना हिस्सा शुरू कर दें, उसमें उनको भी ज्वाइन कर लें। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो शायद भारत के लिए होगा। सर, 2024 जाते जाते भारतीय वायुसेना को एक और सौगात दे के गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कमेटी फॉर्म की भारतीय वायुसेना की समस्याओं को देखने के लिए, और वो कमेटी दिसंबर में फॉर्म होती है। डिफेंस सेक्रेटरी उसके मुखिया हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ उसमें मेंबर हैं, आपके डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी उसमें मेंबर हैं। तो ये कमेटी अब क्यों फॉर्म हो रही, जबकि भारतीय वायुसेना की कमियां जग जाहिर है, बच्चा बच्चा जानता है। क्या भारतीय वायुसेना ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया? क्या भारतीय वायुसेना ने अपनी कमियां, अपनी ज़रूरतें भारत की सरकार को एडवांस में नहीं बताई थी? कर्नल राठौर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 2018 के अंदर भारतीय वायुसेना ने 10 इयर्स कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान बताया था, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के बनाया गया था। वो गवर्नमेंट को भी दिया गया है। भारतीय वायुसेना कई लेवल पे गवर्नमेंट को बता चुकी है कि हमारी कैपेबिलिटी जो है इस समय डिग्रेड होती जा रही है। कहीं ऐसा समय ना आए कि पाकिस्तान के सामने भी हम उतना रेलेवेंट ना रह सकें, क्योंकि उनके पास भी अभी JF-17 ब्लॉक 3 जैसे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, और 2 स्क्वाड्रन्स ले रहा है वो J-35 के, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हम, हमारी रेलेवेंसी जो है इवन पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ भी ऐसे ना हो, इतनी डिग्रेड हो जाए कि हम उनके साथ भी रेलेवेंट ना रह सकें। तो ये जो कमेटी बिठाई गई है, अब ये कुछ महीने के बाद रिपोर्ट देगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये देखिए कि इस कमेटी के अंदर है कौन। इसके अंदर डिफेंस सेक्रेटरी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। आपको एक जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, जो कि थ्योरेटिकली डिफेंस सेक्रेटरी से ऊपर होता है, यानी कि फर्स्ट इन प्रेफरेंस होता है, तो उसने आपको पहले प्लान दे रखा है। अब आप एक और कमेटी डिफेंस सेक्रेटरी के नेतृत्व में बना रहे हैं, जिसमें सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन होंगे, सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे, और DRDO के चीफ होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये वाली जो कमेटी होगी, ये तो इंडिजनाइजेशन की तरफ ही बात करेगी? क्या वो इंडिजनाइजेशन कर सकते हैं? क्या वो 10 साल के अंदर एक 5th जनरेशन फाइटर को निर्माण कर सकते हैं? और इस 10 साल के अंदर क्या करेंगे? और देखा भी जाए तो मार्क 1 ए इतना डिले हो चुका है कि अगर मार्क 1 ए के भी 5 या 6 फाइटर स्क्वाड्स को हम गिन ले 2035 तक, तब भी हमारी रेलेवेंस पाकिस्तान के सामने भी कमजोर पड़ती दिखेगी। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि कमिटीज जो है बहुत जल्दी निर्णय लें। गवर्नमेंट ने बना लिया, अब इसको रोक तो सकते नहीं है, इसका निर्णय जल्दी से लें और ये डिसाइड करें कि कितनी चीजें जो है हम इंडिजिनस डेवलप करेंगे और कितनी, क्योंकि शॉर्ट टर्म की हमारी रिक्वायरमेंट है, उस कैपेबिलिटी गैप को कैसे फिल करेंगे वो बहुत जरूरी है कि हमें कैपेबिलिटी गैप इमीडिएटली फिल करनी है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट से हो, चाहे वो जॉइंट डेवलपमेंट से हो, चाहे वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से हो। सर, आपने बहुत ही पैशनेटली एयरफोर्स का पक्ष रखा और ये सही बताया है कि इस कमेटी की आड़ में और डिले नहीं होना चाहिए। बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए ईयर ऑन ईयर और फेज वाइज डेवलपमेंट प्लान आप कैसे देखते हैं? अगर MRFA क्या हमने लेना चाहिए, इसे डिले करना चाहिए या इसकी जगह 5th जनरेशन लेना चाहिए, यस और नो में? MRFA 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसे हमें लेना चाहिए या हमने इंतजार करना चाहिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारी कैपेबिलिटी गैप क्या है इस समय। हमारी कैपेबिलिटी गैप है, सबसे पहले जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट की है, उसके बारे में मैं बात करूंगा एवैक्स की और एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की। जी हाँ। तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्स हमारे 29 हो जाएंगे और 2035 तक गिर के 15 से 17 तक आ जाएंगे, और अगर हम 5-6 मार्क 1A को भी ऐड करें तो 20 से 21, यानी कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के पास हम पहुंच जाएंगे। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम 6 फाइटर स्क्वाड 2035 तक जरूर बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, प्रोक्योर करें, या इसके लिए जो हमने MRFA जो पहली बारी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 2018 में निकाला था, अभी देखिए 6.5 साल हो गए इस बात को भी, तो उसके ऊपर डिसीजन लें कि हमें ग्लोबल ओपन टेंडर जल्दी से जल्दी इशू करना चाहिए। वहां पे बेशक हम 5th जनरेशन Su-57 का ही क्यों ना को डेवलपमेंट के बारे में सोचें, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस ग्लोबल ओपन टेंडर को इमीडिएटली इशू कर देना चाहिए। दूसरी चीज जो आती है इसके अंदर वो ये आती है कि कौन से जहाज हमारे पास अच्छे होंगे। हमने पिछली बार भी एनालाइज किया था कि अगर हम 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट देखते हैं तो शायद बेस्ट इस समय F-15EX होगा, जिसमें भारतीय सिस्टम्स और भारतीय वेपन सिस्टम्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट तो है ही है, फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है दुनिया का, लॉन्गेस्ट रेंज है उसके पास, और साथ साथ में एक अहम बात आती है कि उस एयरक्राफ्ट को अभी अमेरिकन एयरफोर्स में भी इंडक्ट किया जाएगा अभी, यानी कि वो 40 साल तक रेलेवेंट रहेगा। साथ में उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वो कैपेबिलिटीज हैं जिससे वो अपनी सर्वाइवेबिलिटी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह बढ़ा सकता है। तो ये कहना कि हमें 6 स्क्वाड्स चाहिए अर्जेंटली बिल्कुल सही है, और 2035 तक हमको 6 स्क्वाड्स, और ये इनकी रेट ऑफ प्रोडक्शन 24 से 48 है F-15EX की। इसका ये मतलब है कि यही शायद एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो 6 साल के अंदर हमको 6 जरूरत पूरी कर सकेगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन रेट भी काफी हाई है। जब भारतीय वायुसेना की कमियों की बात आती है तो हमारा पूरा ध्यान फाइटर एयरक्राफ्ट पे जाकर रुक जाता है। हम कभी दूसरी कमियों के बारे में नहीं जानते और न उस पर बात करना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना और भी कमियों से जूझ रही है, वो क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है हमारी इतनी बड़ी एयर स्पेस है। अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख से लेके कराची तक, और फिर आइलैंड टेरिटरीज हैं, चाहे वो लक्षद्वीप है या चाहे वो अंडमान और निकोबार आइलैंड से, इतनी ह्यूज टेरिटरी है हमारी। और अब तो चीनी नेवल वेसल्स जो है वो इंडियन ओशन के अंदर रेगुलरली घूम रही होती है, और उनका रिफ्यूलिंग जो होता है वो हमारे ही देश के पास श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता पोर्ट हो या कोलंबो पोर्ट पे होता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, इसके लिए जरूरी है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम या एवैक्स, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस समय पाकिस्तान के पास 10 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि उनके पास 6 जो है एरियाई सिस्टम है जो स्वीडिश है, और साथ में 4 ZDK-03 जो कि चाइनीज एवैक्स एयरक्राफ्ट है, और जो चीन है उसके पास 30 है। जी हाँ। तो यानी कि भारतीय वायुसेना है उसके पास सिर्फ 6 हैं। 3 IL-76 बेस्ड है और 3 जो है वो एम्ब्रेयर बेस्ड है। तो यानी कि अभी हमने बालाकोट का ऑपरेशन देखा था, उसके अंदर हमारे पास शायद वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम 24/7 हमारे 2 या 3 एवैक्स एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूअसली एयरबॉर्न रख सके ताकि पूरा एरिया कवर कर सकें। तो उस समय पाकिस्तान के पास थी, क्योंकि उनके पास 10 जहाज जो हैं वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो हमारी ये वीकनेस है कि हमें 10 और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जहाज जरूरी हैं। ये क्या होते हैं जहाज? इन जहाज में एक रेडार लगा होता है, तो जब ये हवा में उड़ते हैं तो दूर तक ये देख सकते हैं एनिमी टेरिटरी के अंदर, और साथ ही अंदर कंट्रोलर्स बैठे होते हैं जो हमारे फाइटर्स को कंट्रोल करेंगे दुश्मन के जहाज की तरफ। यानी कि बहुत ही अच्छा एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हवा में होता है। दूसरी कमी जो हमारे में है, क्योंकि इतनी प्रोलिफरेशन हो गई है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, अगर हम चीन को देखें तो उनके पास हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 130 से 18,000 किलोमीटर तक है। यानी कि वो टैक्टिकल मिसाइल्स भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी है उनके पास भरे हुए हैं, चाहे वो डोंगफेंग 31 हो या चाहे वो डोंगफेंग 41 हो। बांग्लादेश भी मांग रहा है, बांग्लादेश भी वो पाकिस्तान से मांग रहा है। देखिए, तो
बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के प्रोलिफरेशन का कोई लिमिट नहीं रही। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान को देखें तो गौरी है उनके पास, शाहीन है, और कितने वर्जन है, वो भी 130 किलोमीटर से लेके उनके रेंज बढ़ते हुए 3000 किलोमीटर, यानी कि पूरे भारत को कवर करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, हमारे पास दो ऐसे हॉस्टाइल देश हैं जिनके पास भारी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल है, तो हमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। हमने 5 S-400 सिस्टम्स खरीदने के लिए डील साइन की थी, जिसमें 3 S-400 सिस्टम रशिया से आ चुके हैं, पर क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया तो जो बाकी 2 हैं वो डिले हो गए हैं। हो सकता है कि 2026 तक वो भी आ जाए, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट 5 और BMD सिस्टम्स की है, 5 और S-400 की है। अगर हम अपना पूरा वायु स्पेस को कंसिडर करें, आइलैंड टेरिटरीज को भी कंसिडर करें, तो हमें 5 और की रिक्वायरमेंट है। ये हमारी दूसरी कमी है। और तीसरी है ड्रोन्स की। अब हमने जो लास्ट सर्चर मार्क 1, 2, हिरॉन, हेरॉप ड्रोन्स लिए थे, अब जरूरी है कि हमारे पास ना केवल जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं या MQ-9 टाइप रीपर ड्रोन्स है वो आगे और संख्या में लें, लेकिन हमारे को जरूरत है लॉइटरिंग ड्रोन्स की, वो की हजारों की संख्या में हमें लेने पड़ेंगे। जब हम बात करते हैं अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स की या हमारे सर्विलेंस एयरक्राफ्ट्स की रीच बढ़ाने के लिए, तो रिफ्यूलर्स की भी बात होनी चाहिए। हमारे पास रिफ्यूलर्स कितने हैं और कितने कम हैं? कर्नल राठौर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 6 रिफ्यूलर्स हैं, और उसमें से अगर वो सर्विसेबल रहे तो यानी कि 4। तो अगर हमें इतने फ्रंट्स पे अपने आप को शो करना है, हम एक तरफ बात करते हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास 4 जनरेशन जहाज को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, या उतने 8 वे रिफ्यूलर नहीं है, एवैक नहीं है, या फाइटर जहाज नहीं है कि हम यहां पे कम से कम साउथ एशिया के अंदर रेलेवेंट रह सकें, या फिर एक जो साउथ एशिया का एनवायरनमेंट है जिसमें चीन और पाकिस्तान है, वहां पे अपना दबदबा बना के रख सकें। तो बहुत जरूरी है कि हमें 12 और एयर टू एयर रिफ्यूलर खरीदें। और जो भी हम सोच करें, हमें सबसे पहले यह सोचना है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हमें यह नहीं सोचना कि हमें इसके लिए कितनी कैपेबिलिटी, हमें 2 जगह फोकस करना है, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और मिलिट्री कैपेबिलिटी। विश्व गुरु आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ना बढ़े, और तब तक नहीं बन सकते जब तक आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ उतनी ना हो कि सब लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर दें। मैं अपने दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि 2025 से 2035 तक भारत को, भारतीय वायुसेना को हर साल 50,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तो ही भारत की वायुसेना साउथ एशिया में कटिंग एज मेंटेन कर सकेगी। आप सभी का धन्यवाद। 2025 आप सभी के लिए मंगलमय हो। आपने रेड ओवर ग्रीन को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, उसके हम आभारी हैं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। जय हिंद, जय भारत, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द दर्शक as well as to my friend Colonel Rathore. थैंक यू सर।